पर जो अब तक चर्चा यहाँ पर जो आई है, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि लोग परिवर्तन की तरफ जाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। आप जब वहां पर गए तो आपकी क्या रीडिंग थी कि परिवर्तन क्या 12% का अंतर ला सकेगा, या जो नई गारंटीज जो हैं 10 साल राज करने के बाद में जो बीआरएस ने गारंटी दी हैं उसके ऊपर लोग भरोसा करने का काम करेंगे? और क्या ये बात सही नहीं है कि जिस तरीके का विरोध एक समय तक अपनी बेटी को नोटिस मिलने के पहले तक जो चंद्रशेखर राव ने किया था, जिस एक प्रखर तरीके से किया था और बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तरीके से किया था, उतना देश के अंदर किसी नेता ने नहीं किया था। ये भी एक तथ्य है, मतलब जिसको कि रिकॉर्ड किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों ने क्या मान लिया है कि बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी एक है, और क्या इसी की सजा उनको दी जाने वाली है? जी डॉक्टर सलीम खान। सुनील साहब, शुक्रिया। आपने जो बात कही थी आशा जी से बात करते हुए, तो उसी से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब लहर चलती है, जब हवा चलती है, तो ये जो गारंटीज जैसी चीज़ें हैं ये हवा में उड़ जाती हैं। सच्ची बात यह है कि गारंटी जो है वो कोई लंबी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा आपके अनुदान पर ही जिंदा रहे। तो ये कोई सही प्रवृत्ति नहीं है। टेम्पररी बेस में जो है इससे काम चलाया जा सकता है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो गारंटी आप जो है वो लोकल लेवल पे लोगों को देते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भी पार्टी के परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ये एक सच्चाई है कि बीआरएस ने पार्लियामेंट में हमेशा ही, स्पेशली राज्यसभा में जहाँ बीजेपी माइनॉरिटी में है, उसको मेजॉरिटी नहीं है, बीआरएस ने हमेशा उसका साथ दिया। और जब भी वो फंसती थी, कोई भी एक कंट्रोवर्शियल बिल का नाम लीजिए आप, जिसमें कि बीआरएस ने आरएसएस बोल रहा हूँ, बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो बहरहाल उसका तो इसके ताल्लुक से एक चीज़ थी, एंटी इनक्यूबेंसी अपनी जगह पर है। और फिर ये कि जिस तरह से ये बात अब खुल करके सामने आ गई कि जनाब ये फार्म हाउस से चलती है सरकार और बहुत ज़्यादा टिल्टेड है एक परिवार की तरफ, तो इन सब चीज़ों से पब्लिक में नाराज़गी का पैदा होना जो है वो फितरी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी यहाँ पर एक ताकतवर पार्टी होती तो लोग इस डर से बीआरएस के पास आ जाते कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। तो यहाँ पर तेलंगाना में लोगों को ये खतरा नहीं है कि अगर बीआरएस को हटाएंगे या बीआरएस को सबक सिखाएंगे तो उसके नतीजे में बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी जो है वो पुअर फोर्थ है, मतलब एक एमआईएम के भी नीचे है। तो इसलिए लोग जो है वो ये लहर के साथ हैं। और इस सिलसिले में मैं जो अभी ताज़ा सर्वे आया है लोग उनका, जिसका कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सही सर्वे था, मैं उसका हवाला देना चाहता हूं, जो ये कह रहा है कि 75 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और ये लोग 35 पे पहुंच जाएंगे। एक और एस्पेक्ट मैं सुनील साहब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सत्ता का एक एरोगेंस होता है। अब ये केसीआर जो है वो पिछली मर्तबा इन्होंने 88 सीटें जीती, कांग्रेस के पास कुल 19 सीट थी, उसमें से भी 11 लोगों को तोड़ के अपने साथ कर लिया। तो ये जो एरोगेंस है ये बहरहाल आपके काम पे असर डालता है और लोगों पर भी इसका असर होता है। और ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो जनता ने और जो राहुल है उसने इनकी जो गाड़ी है, गाड़ी इनका पार्टी का निशान है, इसके चारों पहियों को पंचर कर दिया है और इस बार इनके दोबारा सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक बात अभी आई थी कि भाई बीआरएस के पास जो है वो कैडर है। असल में बीआरएस का कैडर और कांग्रेस का कैडर कॉमन है, क्योंकि केसीआर भी जो है वो कांग्रेस के साथ थे। तो वो कैडर जो है वो कॉमन कैडर है, वो केसीआर की तरफ चला गया था, वो जो है अब कांग्रेस की तरफ चला आ गया। तो वो कोई ऐसा कैडर नहीं है कि जो किसी एक का है वो आज कांग्रेस के साथ है, कल केसीआर के साथ भी जा सकता है। दूसरी बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस इलेक्शन को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। जी। अब 2024 में बीजेपी के सामने कौन खड़ा है, लोग ये देख रहे हैं।
जी 2024 में बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी है और केसीआर नहीं खड़े हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 2024 में जो है वो बीजेपी को हराना है, उसको घर भेजना है, तो वो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि जो उनका मुकाबला कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको जो है वो जिताए, ताकि उसका जो हौसला है बढ़े, उसकी हिम्मत बढ़े और वो ज्यादा ताकत के साथ मुकाबला करे और जो है वो जो 2024 का जो परिपेक्ष है वो बीजेपी के खिलाफ आए और इंडिया का जो वो है अलायंस, उसकी तरफ जाए। तो इस इलेक्शन को हम आइसोलेट करके सिर्फ स्टेट का इलेक्शन और वहाँ की गारंटी और इस तरह से नहीं देख सकते, बल्कि जो है वो नेशनल पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। शुक्रिया जी डॉक्टर। तो निश्चित रूप से यह जो चुनाव है ये राष्ट्रीय संदर्भ को लिए हुए है और इस चुनाव में देश की जनता या इस प्रांत की जनता भी, देश की ही जनता है, वो देखना चाहती है कि 2024 में क्या होने वाला है। तो एक जैसे ये जिससे क्षेत्रीय दल है उनके साथ इस समय संकट आ गया है। तो ये तो कहा जाएगा, हमारे यहाँ एक कहावत है, मूस नोटाई लोढ़ा हुई। तो एक प्रांत की पार्टी खाली अपना नाम बदल करके टीआरएस से बीआरएस करके वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय संदर्भ होना चाहिए, राष्ट्रीय स्ट्रक्चर होना चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टि होनी चाहिए। तो वो चीज कहने के सवाल, और फिलहाल वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से एक पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ रही है। अब यही कि अब वो जो उन प्रांतों में ये पूरे देश के स्तर पर उसका क्या परफॉर्मेंस होगा और अपना अलग की बात है। लेकिन फिलहाल इस 5 प्रांतों में तो केवल और केवल कांग्रेस ही ऐसी है जो हर जगह लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और राष्ट्रीय संदर्भ में भी चाहे जो हो जाए, विकल्प जो भी बनेगा वो कांग्रेस को माइनस करके नहीं बन सकता। कांग्रेस को मुख्य धुरी बननी ही होगी। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में जाहिर सी बात है कि वहां की जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी होगी और ये चुनाव राज्य स्तर का चुनाव है ही नहीं है। यह चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए यह है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस किसी का भी जरा सा भी अटैचमेंट देखा जाएगा उसको स्थानीय स्तर पर नुकसान हो जाएगा, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना तमिलनाडु हो या देश का कोई प्रांत हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, जहां कहीं भी हो। तो आने वाले दिनों में भी 24 में भी हमको ऐसा लगता है कि वह जो 2 पाला, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सरकार चलाने से ज्यादा उनका मकसद रहा है, उनका मंतव्य रहा है, उनका लक्ष्य रहा है चुनाव जीतना। और आज की तारीख में क्या हो रहा है, 5 प्रांतों में मोदी जी 5 प्रांतों के मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, सारी सरकार लेकर के, सारे सांसद लेकर के, सारे मंत्री लेकर के जूझ रहे हैं। अब उनको क्या मिले